फिल्म का स्टार्ट एक आदमी और उसकी बेटी के समंदर में वक्त गुजारने से होता है। दोनों को पानी के नीचे कुछ अजीब महसूस होता है। वो शख्स जल्दी से अपनी बेटी को बोट की तरफ धकेलता है ताकि वो महफूज रहे। उसकी माँ उसे समंदर से निकाल लेती है, जबकि बाप को एक बड़ी शार्क समंदर की गहराई में खींच लेती है। समंदर एड की चीखों और खून से भर जाता है क्योंकि शार्क उसे इंतहाई सफाकी से निशाना बनाती है। एड पूरी कोशिश करता है कि वो बच निकले, लेकिन वो नाकाम रहता है। उसकी बीवी नैन्सी और बेटी चीख रही होती है कि जबकि एड जख्मी हालत में उनकी तरफ तैरने की कोशिश तो करता है, बेटी अपने बाप तक पहुंचने की कोशिश करती है और उसे बचा नहीं पाती। फिर कैसिडी जो एक डरावने ख्वाब से जागती है जिसमें उसने अपने बाप की हौलनाक मौत देखी थी, फिर वो अपनी दवाइयां लेती है और उसके बाद ग्रेग भी जाग जाता है। तैयार होने के बाद वो दोनों अपनी सालगिरह मनाने लंदन रवाना हो जाते हैं, जहां उनका प्लान समंदर की सैर और डाइविंग का होता है। वहां वो बोट के कप्तान बेंज और अपने कुछ दोस्तों से मिलते हैं, जहां उनकी मुलाकात काई से होती है। दूसरी तरफ एक और बोट में एक आदमी दूरबीन के जरिए समंदर का जायजा ले रहा है और अपने बॉस जॉर्डन को रिपोर्ट कर रहा है। कहीं एक और मशकूक ग्रुप एक तीसरी बोट पर हथियारों से लेस होता नजर आता है और वो लोग देखते हैं कि जॉर्डन की बोट करीब आ रही है तो लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन जॉर्डन उन्हें निशाना बनाकर मार डालता है। फिर वो उनकी बोट का ट्रैकर निकाल लेता है। कैसिडी का नाना कैसिडी को वीडियो कॉल करने की कोशिश करता है ताकि जाने से पहले आखिरी बार अपनी पोती को तसल्ली दे सके, लेकिन फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। हैरानी की बात यह है कि जो नाना अपनी पोती को तसल्ली देने वाला था खुद अब परेशान हो जाता है, लेकिन नैन्सी उसे याद दिलाती है कि कैसिडी अब बड़ी हो चुकी है और अपने शौहर के साथ है। इसी दौरान कैसिडी समंदर की लहरों को देखते हुए गहरी सोच में डूब जाती है कि ग्रेग उसके पास आता है और उसे एक तरफ ले जाता है। कैसिडी की नजर जब शार्क के पिंजरे पे पड़ती है तो वो घबरा जाती है, इस वजह से कि उसने पहले यकीन करवाया था कि इस सफर में शार्क से मुतालिक कुछ नहीं होगा। कैसिडी और ग्रेग में झगड़ा शुरू हो जाता है, लेकिन बेंज दरमियान में आकर कैसिडी को समझाता है कि यह पिंजरा सिर्फ इसलिए है कि वो स्विमर्स को पानी की गहराई में ले जाकर कुछ पैसे कमा लें। क्या कैसिडी अपने खौफ पर काबू पाकर कामयाबी से डाइविंग कर पाएगी या उसे खौफ हरा देगा? कैसिडी, ग्रेग, पियर और इट्सार डाइविंग की तैयारी करते हैं और खुशी खुशी समंदर में उतर जाते हैं। कैसिडी और ग्रेग पानी में डूबी एक तबाह बोट का जायजा लेते हैं और सोने के सिक्कों के चंद टुकड़े ढूंढ लेते हैं। दूसरा पियर और इट्सार कुछ फासले पर तैर रहे होते हैं कि उन्हें एक शार्क नजर आती है। वो जल्दी से तबाहशुदा बोट के अंदर घुस जाते हैं, इसलिए शार्क अंदर नहीं घुस पाती। जब शार्क वहां से हट जाती है तो पियर और इट्सार बाहर निकल आते हैं और वापस तैरने की कोशिश करते हैं, मगर शार्क वापस लौट आती है और तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लगती है। अगर उनकी जगह में होता तो उस वक्त तक ना निकलता जब तक शार्क बहुत दूर ना चली जाती, मगर पियर और इट्सार जल्दबाजी दिखाते हैं और खुद को मौत के मुंह में धकेल देते हैं। शार्क तेजी से हमला करती है और पियर को बाजू से काट लेती है। पियर चीखकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका खून तेजी से पानी में फैल जाता है। शार्क पियर को जख्मी करके वहां से हट जाती है और चीखों की आवाजें सुनकर कैसिडी और ग्रेग वहां पहुंच जाते हैं। पियर का खून समंदर में फैलकर पानी का रंग बदल रहा होता है। शार्क अपनी सल्तनत में आजाद घूम रही होती हैं। सब मिलकर पियर को पानी से निकालकर बोट पर लाते हैं तो पता चलता है कि उसकी हालत नाजुक है और उसका बाजू अलग हो चुका है। इट्सार उसके पास बैठकर रो रही होती है। इस दौरान काई को एक बोट आती दिखाई देती है तो बेंज को खबरदार करता है। जॉर्डन बेंज की इजाजत से उसकी बोट पर सवार होता है और अपने साथियों को तारुफ करवाता है। तारुफ के बाद जॉर्डन पियर को देखता है जो आखिरी सांस ले रहा होता है। जॉर्डन शार्क के मानने से इनकार करता है कि कोई व्हाइट ब्रेड शार्क इस समंदर में नहीं हो सकती, ये कहते हुए कि वो मखसूस रास्तों से सफर करती हैं और वो अपना लटकता हुआ लॉकेट दिखाता है जिसे वो अपनी दलील के तौर पर पेश करता है कि वो किसी भी चीज से निमट सकता है, लेकिन पियर उसकी बड़ी बड़ी बातों के बीच में ही दम तोड़ देता है। कैसिडी को अपने बाप की मौत याद आ जाती है और वो अपने नाना की हौसला अफजाई बातें याद करती है कि ये समंदर मछलियों और दूसरे जानवरों की सल्तनत है जिसमें इंसान मेहमान है, जबकि बाकी लोग पियर की मौत का मातम कर रहे होते हैं। यहाँ जॉर्डन की असल नीयत सामने आती है कि उसने दरअसल अपने ड्रग्स को समंदर में छुपाया हुआ है और उसे अपने काम के लिए बोट चाहिए क्योंकि उसके अपने स्विमर्स मारे जा चुके हैं। उसकी नजर बेंज के शार्क वाले पिंजरे पर पड़ती है जिसे वो अपने आदमियों को समंदर में उतारने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो बेंज पर बंदूक तान लेता है क्योंकि बेंज उसकी बात मानने से इनकार करता है। कैसिडी को शक होता है कि जॉर्डन स्मगलिंग कर रहा है और उसका शक दुरुस्त निकलता है। कैसिडी जॉर्डन को समझाती है कि ये शार्क वाला पिंजरा उसके आदमियों और क्रेट्स के वजन को बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो उसका सामान वापस आएगा या उसके आदमी, क्योंकि उस समंदर में शार्क भी
मौजूद हैं। कैसिडी कहती है कि वो खुद समंदर में जाएगी। जॉर्डन के साथी भी यही मुनासिब समझते हैं तो जॉर्डन उस पर राजी हो जाता है। ग्रेग साथ जाना चाहता है लेकिन जॉर्डन उसे बोट पर रहने का हुक्म देता है ताकि वो गारंटी के तौर पर यहाँ रहे। फिर कैसिडी जॉर्डन से पूछती है कि उसके क्रेडिट्स कहाँ गिरे हैं। जॉर्डन उसकी स्किल्स से इम्प्रेस दिखाई देता है जो कैसिडी को उसके नाना से मिली हैं। कैसिडी समंदर में उतरने से पहले सोच में पड़ जाती है कि क्या वो ऐसा करके अपनी जान खतरे में डाले या अपने दोस्तों को जॉर्डन के हाथों बचाने के लिए इकदाम उठाए। आखिर वो समंदर में उतरने का फैसला कर लेती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो अपने मिशन में कामयाब होगी या शार्क का शिकार बन जाएगी। कैसिडी को पिंजरे में बिठाकर समंदर में उतारा जाता है। जल्दी 2-3 शार्क पिंजरे के गिर्द मंडलाने लगती हैं और कैसिडी घबरा जाती है। थोड़ी देर बाद शार्क वहां से हट जाती हैं तो कैसिडी पिंजरे से बाहर निकल आती है। ऊपर कश्ती में मौजूद ग्रेग को याद आता है कि उसने समंदर से मिलने वाले स्कू में से कुछ काई को दिए थे। सब कैसिडी के लिए परेशान है क्योंकि समंदर में शार्क मौजूद है। ग्रेग उसे बाहर निकालने के लिए बेचैन हो जाता है लेकिन जॉर्डन कहता है कि पहले उसके ड्रग्स ऊपर आएंगे वरना कैसिडी को बाहर नहीं आने दिया जाएगा। नीचे समंदर में कैसिडी आहिस्ता आहिस्ता उन क्रेट्स को रस्सी से बांधने लगती है। शार्क उसकी मूवमेंट महसूस करके फिर उसकी तरफ आने लगती हैं तो कैसिडी जल्दी से वापस पिंजरे की तरफ भागती है। शार्क पिंजरे पर हमला कर देती है और रस्सियों को झंझोड़ती है जिससे ऊपर मौजूद सब लोग खौफजदा हो जाते हैं। बेंज और ग्रेग जल्दी से पिंजरे को ऊपर खींचने लगते हैं और जॉर्डन उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन बेंज उसे नजरअंदाज कर देता है और खून के प्यास से शार्क बार बार पिंजरे पर हमला करके कैसिडी तक पहुंचने की कोशिश करती है। पिंजरे को ऊपर खींचा जा रहा होता है कि एक शार्क क्रेट्स की रस्सी काट देती है जिससे क्रेट वापस समंदर में गिर जाता है। कैसिडी समंदर की सतह तक पहुंच जाती है लेकिन जॉर्डन उसे हुक्म देता है कि पहले क्रेट्स की जांच करे तभी बोट पर आया जाए लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और बेंज और ग्रेग कैसिडी को ऊपर खींच लेते हैं। जॉर्ज चीखता है कि एक क्रेट कम है। इतने में नीचे समंदर से जेसन की चीखें सुनाई देती हैं जो शार्क के हमले का शिकार हो जाता है। सब लोग उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन जॉर्डन ग्रेग को समंदर में धक्का दे देता है और फायरिंग शुरू कर देता है। कैसिडी चीखती रह जाती है जबकि ग्रेग समंदर में तैर रहा होता है। दूसरी जानिब जेसन का खून पानी में फैल रहा होता है। कैसिडी सबको बचाने के लिए जॉर्डन को कायल करने की कोशिश करती है कि समंदर में उसके ड्रग से ज्यादा कीमती खजाने मौजूद हैं। इस पर जॉर्डन और सार में झगड़ा शुरू हो जाता है। जॉर्डन से हुक्म देता है कि कैसिडी के साथ मिलकर स्कू की तलाश के लिए समंदर में उतरे। दूसरी तरफ ग्रेग एक करीब खड़ी बोट तक पहुंचता है और उसमें मौजूद वायरलेस फोन की मदद से कॉल करता है। अचानक ली आकर जॉर्डन को बताता है कि कोस्ट गार्ड की बोट करीब आ रही है। जब वो टीम पूछ-गूछ करने आती है तो जॉर्डन झूठ बोलकर कहता है कि वो एक कैसिडी मियां बीवी की तरह सैर को निकले हैं और कोई डाइविंग ऑपरेशन नहीं हो रहा। लेकिन जब वो लोग डाइविंग लाइसेंस वगैरह मांगते हैं तो जॉर्डन गुस्से में आकर अपने आदमियों को गोली चलाने का हुक्म दे देता है और यूं वो पूरी टीम को कत्ल कर देता है। और इसी झड़प में एक गोली काय को भी लगती है। सब दोस्त मिलकर उसे बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। कैसिडी और इट्सार को फिर समंदर में उतारने पर मजबूर किया जाता है जबकि बेंस काय को बचाने की तकदो कर रहा होता है। जॉर्डन गुस्से में आकर काय को गोली मार देता है। बेंस तैश में आकर जॉर्डन पर हमला करता है और बच निकलने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्डन उसे भी गोली मार देता है। बेंस भागने की कोशिश करता है तो जॉर्डन का एक साथी उसके पीछे जाता है। बेंस चुप कर उसे नेज़े से वार करके पानी में गिरा देता है और वो शार्क का शिकार बन जाता है। दूसरी तरफ कैसिडी इट्सार को बार बार समझाने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं सुनती और गहराई में तैरती चली जाती है। यूं वो शार्कों के बीच में फंस जाती है और शार्क फरों से निगल लेती है। अब भी शार्क समंदर में खून की प्यासी घूम रही हैं। कैसिडी गहराई में जाती है तो एक शार्क उसकी तरफ बढ़ने लगती है। उसे याद आता है कि जब वो बचपन में अपने बाप को बचाने की कोशिश कर रही थी और नाना की नसीहत के समंदर एक खतरनाक अजूबा है लेकिन ये तुम्हारी भी सल्तनत है। इन ख्यालात के साथ कैसिडी शार्क के करीब जाती है। ये इंतहाई बहादुरी है लेकिन ऐसा लगा कि ये कदम उसकी जिंदगी खत्म भी करा सकता है। वो उसके मुंह को छूती है जिसे शार्क पलटकर वापस चली जाती है। यूं कैसिडी पानी के ऊपर आ जाती है। हैरत की बात यह है कि कोई मोहब्बत से शांत हो सकता है लेकिन अगर आप डर जाहिर करें तो वो आपका पीछा नहीं छोड़ता। जब कैसिडी वापस बोर्ड पर आती है तो जॉर्डन उससे स्कू के बारे में पूछता है लेकिन वो काय की लाश देखकर सदमे में दौड़ती हुई उसके पास जाती है। दूसरी तरफ ग्रेग भी तैरते हुए कैसिडी की तरफ जाता है जहां जॉर्डन उसे बंदूक की नोक पर लिए खड़ा है और समझा रहा है कि कैसिडी ने उसे स्कू के बारे में झूठ बोला है। ग्रेग हुक्म देता है कि जॉर्डन बंदूक फेंक दे। जॉर्डन हैरान रह जाता है कि ग्रेग जिंदा है। वो गुस्से में आकर ग्रेग पर घोंसा जोड़ देता है। कैसिडी फौरन जॉर्डन पर हमला करती है लेकिन वो उसे उठाकर दूर फेंक देता है। कैसिडी भी उसकी बंदूक उठाकर उस पर गोली चला देती है। आखिरी सीन में जॉर्डन सिगरेट सुलगाता है और मौत से पहले का लुत्फ लेना चाहता है लेकिन कैसिडी उसे दूसरी गोली मार देती है। वो समंदर में गिर पड़ता है और इतने में शार्क हमला कर देती है और वो चीखता हुआ अपने अंजाम को पहुंच जाता है। समंदर उसे खून और चीखों से भर जाता है। उधर जॉर्डन की बोट आग की लपेट में जलती रहती है जबकि ग्रेग जल्दी से कैसिडी को लेकर अपनी बोट में सवार हो जाता है। बेंस भी गोली लगने की बावजूद किसी हद तक अपने
आप को संभाल लेता है। ग्रेग बोट को वापस साहिल की तरफ मोड़ देता है ताकि बेंस को फौरी मेडिकल मदद मिल सके। 2 हफ्ते बाद कैसिडी खुशी खुशी समंदर के किनारे अपने नाना से मिलने जाती है। अब वो अपने खौफ पर काबू पा चुकी है और यहाँ फिल्म का एंड हो जाता है।